तो दोस्तों हम बोर्डिंग पास ले चुके हैं, आप देख सकते हैं बोर्डिंग पास। और ये है मेरा वीज़ा। इमिग्रेशन काउंटर पे मेरे से पूछा गया कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, और साथ के साथ मेरे वर्क के बारे में पूछा गया कि आप क्या काम करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी कोलकाता में हूँ, तो थोड़ा डाउट होता है कि अब सोच के देखो, मेरे को तभी पता लग गया कि इतनी ज़्यादा ये सिर्फ मेरे को एयरपोर्ट के पास पिकअप करने के लिए रहा है, तो ये ज़रूर ये स्कैम कर रहा है। मैंने उसको बोला कि मेरा लगेज वापस कर दे। तो दोस्तों अभी मैं कैंटन टावर में आ चुका हूँ। कैंटन टावर, और इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो 228 युआन पड़े। और वो रहा सामने BGI का शोरूम। ये है माइक के साथ ओसमो पॉकेट 3, ये वही है जो भी परचेज़ किया है। और ये है DJI माइक 3। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि एक चाइना ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पहला ब्लॉग होने वाला है, और इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे चाइना में ट्रैवल करूँगा, अपने ट्रैवलिंग मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। और काफ़ी कुछ रहेगा इस ब्लॉग में। वीडियो को हम शुरू करेंगे। ये थोड़ी लेंथी ब्लॉग रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जो वीज़ा से रिलेटेड टर्म्स हैं और ट्रैवलिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ध्यान से सुनना हर चीज़ को, ताकि आपके लिए भी यूज़फुल हो अगर आप भी कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करो तो। आगे अभी मैं डिपार्चर पे आ चुका हूँ, यानी कि अब मैं अंदर जाऊँगा। उसके बाद जैसे मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मैं एक बार दोबारा आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों हम बोर्डिंग पास ले चुके हैं, आप देख सकते हैं बोर्डिंग पास। और ये है मेरा वीज़ा, ओपन करके दिखा देता हूँ। वीज़ा आप देख सकते हैं, चाइनीज़ वीज़ा। अभी जब मैंने बोर्डिंग पास लिया तो मेरे से सिर्फ इतना पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस पर्पज़ से जा रहे हो और कब वापस आओगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वेटिंग एरिया में। और अगर मैं बीच के प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बोर्डिंग पास मुझे मिल गया था। उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने कस्टम्स में भेजा, यानी कि बोर्डिंग पास स्कैन हुआ और उसके बाद मुझे एंट्री मिली। उसके बाद कस्टम्स क्लियर हुआ, बैग वगैरह चेक हुए। जो भी पावर बैंक्स वगैरह होते हैं वो आप अपने साथ फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हो, पर वो बड़े बैग में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो लगेज आप चेक इन करवाते हो उसमें आपने पावर बैंक नहीं रखना। आपके पास जो स्मॉल कैबिन बैग होता है उसमें आप पावर बैंक, अपना चार्जर वगैरह सब रख सकते हो। तो ये सब जब आप कस्टम्स क्लियर करते हो, कस्टम्स से यानी आपकी चेकिंग होती है सामान की जो आप एयरप्लेन के अंदर लेके जाते हो, तो उस टाइम आपको सब कुछ शो करना होता है कि आप क्या क्या कौन कौन से चार्जर, पावर बैंक वगैरह लेके जा रहे हो। तो आज वो सब क्लियर होने के बाद आपकी चेकिंग होती है और उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। जब आप वेटिंग एरिया में आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखता है। वहाँ पे आपको अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग कर सकते हो, कुछ परचेज़ करना है तो परचेज़ भी कर सकते हो, और खाने का सामान भी आपको इधर मिल जाता है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी इमिग्रेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि इमिग्रेशन क्यों नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ कि मेरी जो फ़्लाइट है चाइना की वो बाय कलकत्ता है, यानी कि पहले मैंने दिल्ली से कोलकाता जाना है, कोलकाता के बाद मैंने चाइना के लिए फ़्लाइट लेनी है। तो इसलिए मैं पहले टर्मिनल 1 से डोमेस्टिक फ़्लाइट के थ्रू यहाँ पे आया हूँ। डोमेस्टिक में आपकी इमिग्रेशन नहीं होती, सिर्फ आपको बोर्डिंग पास देते टाइम आपसे बेसिक क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो इमिग्रेशन से बचना है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर कोलकाता में अगर कोई भी क्वेश्चनिंग होती है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कोलकाता एयरपोर्ट पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक मेरी इमिग्रेशन नहीं हुई थी। पर जैसे मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे आया तो उसके बाद, क्योंकि बोर्डिंग पास मुझे पहले ही मिल चुका था, तो बोर्डिंग पास पे इंडिगो एयरलाइन ने स्टैंपिंग की। उन्होंने कुछ बेसिक पूछा कि आप कौन से पर्पज़ से जा रहे हो, और प्लस उन्होंने वीज़ा भी चेक किया। तो उसके बाद मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया। इमिग्रेशन काउंटर पे मेरे से पूछा गया कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, और आपका कोई भी नोन उधर है या नहीं है। और साथ के साथ मेरे वर्क के बारे में पूछा गया कि आप क्या काम करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी कोलकाता में हूँ, तो थोड़ा डाउट होता है कि पर्सन इतनी दूर कैसे आया। तो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चनिंग तो नहीं की, पर बेसिक से लेके मीडियम तक था। और उसके बाद उन्होंने प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात की।
उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा दी डिपार्चर की। तो उसके बाद कस्टम से हुआ, कस्टम में दोबारा कैबिन बैग होता है वो चेक हुआ मेरा। उसके बाद मैं क्लियर होके वेटिंग एरिया में बैठा हूँ। आप देख सकते हैं मैं गेट के पास बैठा हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि काफ़ी टाइम बचा है फ़्लाइट में, क्योंकि फ़्लाइट मेरी होने वाली है 10 बजे की। और अगर मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है कि चाइना मैं कोलकाता से क्यों जा रहा हूँ, तो वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मुझे इस डेट में कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। जो फ़्लाइट मिल रही थी वो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चाइना की मिल रही थी, और चाइना से वापसी कोलकाता और वापसी फिर दिल्ली। तो ऐसे करके मुझे फ़्लाइट मिल रही थी, और स्टे मिल रहा था मुझे 4 घंटे का। तो वही टिकट मैंने बुक करवाई, और अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे हूँ। और वीज़ा के बारे में बातचीत हो चुकी है। अब इसके ट्रैवल बजट के बारे में बात कर लेते हैं। जो फ़्लाइट कॉस्ट रहती है अगर आप डायरेक्ट लेते हो, मतलब अगर आप 1 मंथ के गैप में फ़्लाइट टिकट्स ले रहे हो, अगर आप 1 मंथ के अंदर अंदर फ़्लाइट टिकट्स बुक करा रहे हो, तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये के समथिंग आपको फ़्लाइट टिकट्स पड़ जाती हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये का आपका होटल, 4 to 5 स्टार होटल आपको बढ़िया मिल जाता है। और रही बात खाने की, तो खाने आपको पता है कि उधर मोस्टली 90% नॉन वेजिटेरियन खाना ही मिलता है। तो उस केस में थोड़ा सा आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिलेंगे वो थोड़ा कॉस्टली होंगे, और आपको वहाँ तक जाने के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा, यानी कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना होगा। तो आप अगर इस बजट की बात करूं तो 50 से 60 हज़ार अगर आपका बजट है तो चाइना ज़रूर ट्रैवल करना। चाइना की ट्रैवल हिस्ट्री आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हर कोई बेसिक कंट्री तो ट्रैवल कर लेता है, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, पर चाइना ज़रूर ट्रैवल करना। चाइना ट्रैवल करने के बाद आपके जापान वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर साउथ कोरिया जाना चाहते हो तो चाइना भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो अभी मैं एयरप्लेन में एंट्री लूँगा, उसके बाद जैसे मैं चाइना पहुँचता हूँ तो आपको बताता हूँ कि चाइना इमिग्रेशन में मेरे से क्या क्या पूछा गया। थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गोंचो सिटी में और मैं अभी होटल में हूँ। कोलकाता से जैसे ही मैंने चाइना में एंट्री ली, चाइना में मैंने एंट्री ली है गोंचो सिटी में बायोन एयरपोर्ट के थ्रू। और बायोन एयरपोर्ट पे आने के बाद एक आपको फॉर्म मिलता है जिसको फिल करना आपको पड़ेगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल डालनी होती है, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आप कहाँ रुकने वाले हो, और कब आपकी डिपार्चर डेट है चाइना की। तो ये डिटेल फिल करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक्स होती हैं। उसके बाद जैसे ही मैं इमिग्रेशन की लाइन में गया तो वहाँ पे 50 से 100 बंदे लाइन में खड़े थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे वहाँ पे 20 से 25 मिनट लग गए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं मुझसे पूछा, उन्होंने बेसिक डॉक्यूमेंट देखे, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास एंड जो उन्हें टिकट देखनी थी वो देखी। होटल भी उन्होंने चेक नहीं किया, और उन्होंने पासपोर्ट पे स्टैंपिंग करके आगे मुझे भेज दिया। तो जैसे ही मैंने अपना लगेज लिया उसके बाद मैंने एयरपोर्ट एग्जिट किया, और मुझे मिल गए टैक्सी वाले। टैक्सी वाले वहाँ पे ऐसे होते हैं कि आपको वो देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन उनको मिले जिसके साथ वो स्कैम कर सके। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैंने एग्जिट किया उसके बाद कोई मेरे पास आया और उन्होंने बोला आपको टैक्सी चाहिए होटल तक, तो हम आपको देंगे। उन्होंने चाइनीज में या फिर उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया कि मैं समझ गया। उन्होंने इंग्लिश में नहीं बोला, पर उन्होंने ऐसे इशारा किया कि आपको टैक्सी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको ले जाएंगे आपके होटल तक। तो जैसे ही मैं उनके साथ गया तो मेरे को ये था कि ये कहीं ज़्यादा चार्ज ना कर लें, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है जब किसी आप फॉरेन नेशनल में जाते हो तो एयरपोर्ट के बाहर, बस स्टैंड के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर स्कैमर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने ध्यान रखना है जब आप ट्रैवलिंग करोगे किसी भी कंट्री में। ज़रूरी नहीं आप चाइना में जा रहे हो, हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं उसके टैक्सी के पास जाता हूँ तो मैंने पूछा कि आप कितना कॉस्ट करोगे मुझे। उन्होंने मुझे बोला 500 RMB, यानी कि चाइनीज करेंसी का 500 रुपया। आप सोच के देखो, मेरे को तभी पता लग गया कि इतनी ज़्यादा ये सिर्फ मेरे को एयरपोर्ट के पास पिकअप करने के लिए रहा है, तो ये ज़रूर ये स्कैम कर रहा है। मैंने उसको बोला कि मेरा लगेज वापस कर दे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो कोई ना, हम आपको 400 में कर देंगे। मैंने बोला नहीं, मैं कराऊंगा तो अगर मैं जाऊंगा तो मैं 50 RMB ही पे करूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 200 कर देंगे। अब आप सोचिए, जो बंदा 200 तक आ चुका है उसने 300 रुपये का स्कैम तो खुलेआम ही बता दिया खुद से ही। ठीक है, तो उसके बाद भी मैंने वहाँ से लगेज लिया और मैं थोड़ा सा आगे गया तो एक टैक्सी ड्राइवर आया, और अपनी टैक्सी में उसने पूछा कि कहाँ जाना है, तो मैंने होटल का बुकिंग उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला मुझे 120। तो मैंने उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एक टाइम पे मुझे मेरे साथ स्कैम हो रहा है और दूसरी टाइम में एकदम से 120 आस्किंग प्राइस है उसका।
तो मैंने उस टाइम उसको बोला कि मैं अराउंड आपको 60 के पे कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि एवरेज इसकी 60 टू 80 के बीच में रहने वाली है मेरे होटल तक जाने की कॉस्ट। तो उन्होंने मेरे को 80 में डन कर दिया और मैं उनकी टैक्सी में बैठ गया। और जब मैं पहुंचा अपने होटल में, जिसकी बुकिंग मेरे पास है, जिसकी पेमेंट मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ अगोदा एप्लीकेशन से, कंफर्म मेरे पास बुकिंग है प्लस पेमेंट रिसिप्ट भी है, और जैसे ही मैं होटल पे पहुंचता हूँ तो वहां मुझे पता लगता है कि होटल 2 या 3 दिन के लिए क्लोज है। आप पूरी नाइट एयरप्लेन में हैं, जाग रहे हैं और सोचते हैं कि होटल में जाके बंदा सोएगा, पर जैसे ही आप होटल पे जाते हो तो आपको पता लगता है कि आपका जो होटल है वो क्लोज हो चुका है 2 या 3 दिन के लिए। अब अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने पेमेंट ही क्यों चार्ज की, अगोदा पे अपनी प्रॉपर्टी क्यों शो की, अगर वो शो ना करते तो मैं उनकी प्रॉपर्टी क्यों रेंट पे लेता। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो अगर आप कोई भी प्री बुकिंग कर रहे हैं, और जैसे कि हर कोई करता ही है, तो बस थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए कि आप जो भी प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं उसका आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हो, कि जैसे आप एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं तो डायरेक्ट उनको एक मैसेज करो या कॉल करने की ट्राई करो, कि कई बार ऐसा होता है कि वो एयरपोर्ट से ही पिकअप करने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होटल की कंडीशंस है वो काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद एट अ टाइम वहाँ पे मेरे 2 घंटे ख़राब हुए, और उसके बाद मैंने कैब ड्राइवर जो कि बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल रहा था, उसने मेरे से हर एक बात फ़ोन पे ट्रांसलेट करके ही बताई, और मैंने उसको अपनी बात फ़ोन पे ट्रांसलेट करके ही बताई। यानी कि मैं इंग्लिश में बता रहा था, वो चाइनीज़ में सुन रहा था, वो चाइनीज़ में बोल रहा था, मैं इंग्लिश में सुन रहा था। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि यहाँ से पास में ही एक होटल है, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। तो उस पे ट्रस्ट करके मैं उसके साथ गया, तो वहाँ पे मुझे इस होटल में लेके आया जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये होटल काफ़ी अच्छा है, और इसके रूम्स भी सब कुछ ओके हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, होटल से मुझे कोई इशू नहीं है। बस जो बुकिंग हुई थी जिसका मेरे पास अभी तक रिफंड भी नहीं आया, और ना मुझे उसका अभी तक पता है कि वो जो मैंने पेमेंट की थी उस होटल की वो आएगी भी कि नहीं आएगी। मतलब वो मेरा एक लॉस हो चुका है उस होटल का। तो अगर आप भी ट्रैवल करते हैं चाइना, क्योंकि चाइना में जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन आपकी वर्क नहीं करेगी, ना आपका गूगल मैप वर्क करेगा, ना आपका कार्ड वर्क करेंगे, जब तक कि आपके पास अली पे और वही चैट पे नहीं होगा। अदरवाइज आपका बिल्कुल जीरो रहेगा, जो भी आपका डिजिटल पेमेंट मोड्स आपके फ़ोन में रहेंगे वो जीरो हो जाएंगे। साथ के साथ कोशिश करिए कि आपके पास इंटरनेशनल रिचार्ज हो आपके सिम नंबर पे। यहाँ पे एयरटेल की सिम चल जाती है, तो कोशिश करें वो सिम हो आपके पास। तो अभी देखो, इमिग्रेशन वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी बात हो चुकी है, होटल से रिलेटेड बात होगी। अब हम चाइना के रियल सिटीज़ के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे चाइना के लोग हैं, कैसे यहाँ का रहन सहन है, और कितनी सिविक सेंस चाइना के लोगों में है। तो वो मैं आपको स्ट्रीट बाय स्ट्रीट दिखाऊंगा, और वहाँ पे ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ है यहाँ का रहन सहन। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है पर अभी तक भी मुझे कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला। अभी मैं देख रहा हूँ, पर यहाँ पे नॉन वेज हर एक शॉप पे मिलेगा आपको। कोई भी खाने की दुकान होगी तो आपको नॉन वेज ही मिलेगा। जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर सब कुछ जो भी स्ट्रीट्स, जो भी स्टॉल्स लगे हैं सभी पे नॉन वेज ही अवेलेबल है। चलो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है, इधर भी चाइनीज़, इधर भी चिकन है। तो अभी मैं आ चुका हूँ फ्रूट्स के मार्केट में। आप देख सकते हैं फ्रूट्स, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। अभी मैं फ्रूट मार्केट में आया हूँ और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्रूट है। और ये है नाशपाती यहाँ का, आई गेस। एंड हेयर इज़ द कीवी। यहाँ पे आपको रेड ग्रेप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको आलू बुखारे भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे छोटे टमाटर, क्योंकि पिज़्ज़ा में यूज़ होते हैं, इटालियन पिज़्ज़ा में। ये नारियल को कट करके रखा हुआ है। दोस्तों, खाने का तो कुछ मिला नहीं, तो अभी फ्रूट्स लिए हैं। 2 सेब, 1 आम आया है। जो मैंगो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, पर कुछ मैंने बनानास लिए हैं।
अभी मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ और यहाँ पे रूम सर्विस वाले अवेलेबल हैं और ये सारा रूम को क्लीन अप करेंगे। उसके बाद इतना मैं आऊँगा तो मुझे रूम क्लीन मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो आज मैं कैंटन टावर जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं सबवे जा रहा हूँ। सबवे से वहाँ से मैं सबवे के थ्रू कैंटन टावर जाऊँगा। कल काफ़ी जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला था, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और कुछ इधर जो गोंचो सिटी है जहाँ पे मेरा होटल है, वहाँ पे लोकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लोकल्स होने की वजह से उधर का जो भी रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल लोकल ही है, यानी कि वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलता। जितने भी लोकल प्लेसेस है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी फेमस प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल ही जाएगा जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा वेजिटेरियन मिल जाएगा, यानी कि आपके यानी कि आपको फेमस प्लेसेस पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं और आप इजीली वहाँ से फूड अपना लेके वापस अपने होटल पे आ सकते हो, या फिर वहाँ पे अपना जो भी खाना पीना आपने करना है वो कर सकते हो। और कल का दिन थोड़ा नॉर्मल ही रहा, होटल पे ही था मैं ज़्यादा देर। और उसके बाद आज मैं निकला हूँ। आज काफ़ी धूप है, पर जो हवा है उसके अंदर गर्मी नहीं है, जैसे कि जो फील इंडिया में होता है ना, कि आपको अगर आप रास्ते पे भी चल रहे हो या आप घर से बाहर भी खड़े हो तो आपको एक हीट फील होती है कि हाँ कुछ गर्मी है, पर यहाँ पे नहीं है। जब तक आप सूरज के नीचे हो तो आपको गर्मी फील होगी। जैसे ही आप सूरज से दूर आ जाते हो, यानी कि किसी पेड़ की छाँव में आ जाते हो, जैसे अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे आपको गर्मी फील नहीं होगी। तो ऐसा ही डिफरेंस मैंने कनाडा में देखा था और वहाँ पे भी सेम है। और अगर मैं सफाई की बात करूँ तो इधर सफाई के मामले में चाइना टॉप पे है। इवन मैं ये बोल लूँ अगर कनाडा और यूएसए ऊपर है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चाइना सफाई के मामले में काफ़ी अच्छा है, रूल्स इधर सब फॉलो करते हैं। इधर बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको छोटी छोटी बाइक्स मिलती हैं और वो उठा के लोकल लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। मतलब कनाडा यूएस में बाइक्स का ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, उधर कार ही चलती है मोस्टली। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बाइक्स दिख जाएंगे जिस पे मतलब ये लोग घूमते रहते हैं लोकल स्ट्रीट्स पे। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ फिर सबवे कैसा है, और उसके बाद फिर हम कैंटन टावर जाएंगे जहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। दोस्तों अभी मैं कैंटन टावर आया था और अभी यहाँ पे नियर बाय कोई इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और मैंने कैब बुक की है। इन्होंने 50 युआन चार्ज किया है मेरे से, और वहाँ पे जाके मुझे इंडियन फूड मिल जाएगा। मैंने मेन्यू वगैरह देख लिया है सब। तो अगर आपको कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा तो आप कोशिश कीजिए किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। क्योंकि लोकल में यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट या फिर वेजिटेरियन फूड कहीं भी अवेलेबल नहीं रहता। अगर आप लोकल ट्राई करते हो तो लोकल में सिर्फ आपको नॉन वेज ही मिलेगा। नॉन वेज आपको हर तरह का मिल जाएगा, जैसा आप लेना चाहते हो वैसा नॉन वेज मिल जाएगा, पर वेजिटेरियन फूड मिलना पॉसिबल नहीं रहता। और तो अभी मैं इंडियन रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं सुख महल रेस्टोरेंट से आया हूँ, और यहाँ पे जो मेरा बिल बना है वो 173 युआन का बना है। एंड इसमें मतलब अच्छे से जो 2 सब्जी 4 रोटी एंड चाय भी आ गई, और सैलेड भी था। तो ये सब खा के तो अराउंड जो मेरा इंडियन रुपीज़ में एक्सपेंस आया है वो अराउंड 2000 रुपीज़ का आया है, और इसको मैंने कैश में ही पे कर दिया। और सामने मेरे है एक आई थिंक नेपाली रेस्टोरेंट, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ है जो काफ़ी मुझे यूनिक लगी, या फिर इसको बोलेंगे अजीब लगी, कि
ये जो जिस बिल्डिंग में ये है, इसमें ये जिस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट्स हैं, इस बिल्डिंग के अंदर ही है ये। बाहर आपको बिल्डिंग के बाहर कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं मिलेगा जिससे आपको बाहर से पता लग जाए कि इस बिल्डिंग के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले मैप में सर्च कर लेना कि आपने कहाँ जाना है, फिर उस बिल्डिंग के पास जाना। बिल्डिंग के अंदर आपको दिखेगा कि कौन से फ्लोर पे है। अभी जैसे मैं 3rd फ्लोर में हूँ इस बिल्डिंग में, पर बिल्डिंग के बाहर इस रेस्टोरेंट के बारे में या नेपाली रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो गाइस अभी मैंने डीडी एप्लीकेशन से अपनी राइड बुक की है कैंटन टावर के लिए। अब मैं एक बार कैंटन टावर जाऊंगा, वहाँ पे कुछ हम शूट्स करेंगे और देखते हैं कैंटन टावर कैसा है। आई होप हमें ऊपर जाने का मौका मिले। उसके बाद डायरेक्ट मैं अपने होटल पे जाऊंगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ कैंटन टावर। अगर आप डीडी एप्लीकेशन के थ्रू अपनी बुकिंग करवाते हो कैब के लिए, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको कम प्राइस में आपको कैब मिल जाएगी। अगर आप किसी से पूछ के, उससे किसी भी टैक्सी ड्राइवर से पूछ के अगर आप किसी लोकेशन पे जा रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा ही चार्ज करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कोशिश करना डीडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप जो पेमेंट है बाय कार्ड अपने कर सकते हो। कार्ड आपका इंटरनेशनल कोई भी यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अली पे की एप्लीकेशन में जाके भी डीडी एप्लीकेशन के थ्रू अपनी टैक्सी या फिर कैब बुक करा सकते हो। तो अभी मैं कैंटन टावर जाके आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं कैंटन टावर में आ चुका हूँ। कैंटन टावर आप देख सकते हैं 2010 में बना था और अभी इसकी 15th एनिवर्सरी है, यानी कि आज अभी जैसे 2025 चल रहा है तो इनको अभी 15 साल हो चुके हैं। और इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो 228 युआन पड़े, यानी कि अराउंड 2 से ढाई हज़ार रुपये का इसका कॉस्ट है। मतलब सिंगल पर्सन की टिकट है जहाँ पे आप टॉप पे पहुँच जाते हो। ठीक है, अभी सामने मेरे एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। ये पीछे जो है मेरे ये एंट्रेंस है और ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी साफ़ सफाई है। और अगर मैं इसकी सिविक सेंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। अच्छे से रो में जा रहे हैं लोग, किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब सही नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से है, हर जगह हर चीज़। अभी हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है और ऊपर के नज़ारे लेते हैं फिर। तो दोस्तों अभी मैं 428 मीटर पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो कैंटन टावर है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये है कैंटन टावर, जहाँ से आप पूरी गांचो सिटी देख सकते हैं। ये एक ब्रिज है और देखिए इसको कैसे सजाया हुआ है एनिमेशंस के साथ साथ। और ये एक ब्रिज आप देख सकते हैं, जो व्हीकल्स है वो चल रहे हैं इस पर। इस फ्लोर पे आपको काफ़ी ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। ये पूरा राउंड है और बीच में लिफ्ट्स लगी हुई है। जिसने यहाँ तक की परचेसिंग किया वो यहीं से वापस जाएगा। 2 घंटे का टाइम इनको मिलता है। और जिसने ऊपर वाले फ्लोर की परचेसिंग की होगी वो ऊपर जाएंगे। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर में ऊपर जाने वाले हैं। अभी यहाँ आपको थोड़ा शॉपिंग के लिए अगर आपने कुछ लेना है वो आप ले सकते हैं इधर से। सभी लोग नीचे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको गिफ्ट साइट मिल जाते हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे 450 मीटर की हाइट पे। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ कैंटन टावर के सबसे ऊपर एंड आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन स्काई है एंड ऊपर थोड़ा सा ऊपर का कैंटन टावर रहता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा गांचो सिटी आप देख सकते हैं।
थोड़ा सा और करीब से दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा करके। आज है 6 नवंबर 2025 और मैं हूँ अभी चाइना कंट्री की गोंजो डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे पीछे है बायुन माउंटेन। ये माउंटेन ऐसा है, सारा ग्रीनरी से भरा है, और इसके पास है लोहू लेक। लोहू लेक मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं। कल मैं था कैंटन टावर पे, कैंटन टावर के ऊपर मैंने वीडियो कवरेज किया था, आपने देखा होगा अभी। और उसके बाद जैसे फ़ोन की बैटरी लो हुई तो मैं फ़र्दर शूट नहीं कर पाया, तो मुझे जाना पड़ा अपने होटल में। जितना जल्दी हो सके मैं होटल में पहुंचा, क्योंकि बैटरी अगर लो हो जाती तो मेरा ट्रैकिंग वगैरह सब ख़त्म हो जाता, तो इसलिए मैं सबसे पहले होटल गया और वहाँ पे मैंने रेस्ट किया, और काफ़ी लेट हो चुका था तो मैं कल सो गया। सुबह जैसे मैं उठा तो मौसम क्लाउडी था, और रेन नहीं थी पर क्लाउडी मौसम था, तो पर थोड़े 12 से 1 बजे के बीच में धूप आ चुकी थी। तो फिर मैं निकला तो मैं डायरेक्ट सबसे पहले गया इंडियन रेस्टोरेंट में, सुखमहल रेस्टोरेंट। आप भी विज़िट करना, अगर आप गोंचू डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो, गोंचू सिटी में आ रहे हो, तो आप सुखमहल रेस्टोरेंट ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि इनकी जो सर्विंग है और फूड क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है। आपको इंडिया में भी ऐसे रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे जो इनकी क्वालिटी थी। अभी तो देखो थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा मिथ एंड फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मिथ ये है कि काफ़ी इंडियन सोचते हैं, अभी भी आज की डेट में सोचते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो चाइना भी इंडिया के जैसे ही होगा, इंडिया के जैसे हालात होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप चाइना आके देखना, आपको कनाडा और यूएस से भी ऊपर लगेगा चाइना। चाइना के जो लाइफस्टाइल है आज की डेट में सबसे टॉप पे है। यहाँ पे सफाई के मामले में, सिविक सेंस के मामले में, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी मतलब इसमें से साफ़ सफाई खुद से ही कर रहा है। ना तो वो कोई गार्ड है, ना तो कोई वो यहाँ का मतलब जिसको पे मिलती हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ का रहने वाला है, वो साफ़ सफाई कर रहा है। तो उनको ये नहीं है कि कोई और आके करेगा, वो खुद से करे। उनको पता है कि उनकी कंट्री है तो उनको ही ये ड्यूटीज़ निभानी होती है। तो यहाँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ, एक टूरिस्ट प्लेस है, और ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई भी शक नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा गार्बेज वगैरह नहीं पड़ा हुआ, ना ही कोई गुटखा वगैरह है, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ के पीपल थोड़े सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, मैंने देखा है, पर इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि इनकी कंट्री को गंदा करता हो। रूल्स काफ़ी फॉलो करते हैं, सड़क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़क बिल्कुल क्लीन है, और गाड़ी जितनी भी हैं गाड़ियाँ यहाँ पे वो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं, जो कि इंडिया में कंपनी है ही नहीं। दोस्तों तो मैं उस पार्क से, लेक से घूम फिर के तो आ गया। अभी मैं अपने होटल आ चुका हूँ। ये जो मेरा होटल है इसके सराउंडिंग्स हैं, आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और जिस होटल में मैं रुका हूँ आप उसे देखिए एक बार। ये है वो होटल जिसमें मैं रुका हूँ, 10th फ्लोर पे मेरा रूम है। और अभी मैं रुका हूँ, जस्ट एक कॉफ़ी लेनी है मुझे, कॉफ़ी लेके फिर मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। और इस होटल की जो कॉस्ट मुझे पड़ी है पर नाइट, वो 1500 से 2000 रुपये के करीब पड़ी है। ठीक है, तो आपको इतना अच्छा होटल इतने कम प्राइस में मिल जाएगा। आप कोई भी होटल लेते हो, चाहे आप ये वाला होटल लेते हो, चाहे आप इधर ये जाना होटल है, अगर आप ये भी लेते हो तो आपको 2000 के अराउंड एवरेज पड़ने वाली है पर नाइट की। तो होटल्स के मामले में इंडिया के इक्वल रहने वाला है।
यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल जो इंडिया में हमें 1000 से 2000 के बीच में मिलते हैं, सेम यहाँ पे भी वही सीन है। 3 4 और 5 स्टार के होटल आपको इसी बजट में मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं होटल में जा रहा हूँ। दोस्तों आज है मेरा चौथा दिन गोंचो सिटी में, और ये है मेरे रूम से गोंचो सिटी का। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं इन्होंने बनाई हुई है अपने शहर की। और जो मेरा फ्लैट है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि 10th फ्लोर पे है जो इन्होंने रूम मुझे दिया है। और आप नीचे देख सकते हैं गाड़ी कैसे जा रही है। यहाँ पे छोटे छोटे टोल हैं। जैसे आप किसी गली में एंटर करोगे तो आपको टोल पे करना होता है। बाइक के लिए कोई टोल नहीं है, पर कोई भी गाड़ी अगर अंदर जाएगी तो टोल पे करके ही जाएगी। आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा देता हूँ, वो टोल है। अभी तैयार होते हैं, फिर देखते हैं आज हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 12:30 बजे हैं, सुबह के या दोपहर के बोल सकते हो आप। और अभी मैं दोबारा से सुखमहल रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको हर डिश वेजिटेरियन मिलेगी। बाकी जो कुछ इंडियन रेस्टोरेंट है या तो वो काफ़ी दूर हैं या फिर उनके पास नॉन वेज भी अवेलेबल है। इसलिए मेरी पर्टिकुलर चॉइस है कि मैं सुखमहल के पास ही जाऊँ। तीसरी बार मैं सुखमहल रेस्टोरेंट के पास जाऊँगा। और अभी थोड़ी देर में कैब करवाता हूँ डीडी एप्लीकेशन के थ्रू, फिर कैब आएगी और मुझे वहाँ तक छोड़ के जाएगी। अब जैसे कि आज रात को मेरी फ़्लाइट होने वाली है, रात को 12 बजे मैं एयरपोर्ट के पास चला जाऊँगा। और मेरी कल की सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है, गांचू से कोलकाता, कोलकाता से न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको एप्लीकेशंस के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप चाइना आ रहे हो तो आपको कौन कौन से एप्लीकेशन का ध्यान रखना है, आपके फ़ोन में होने चाहिए। पहले बता देता हूँ कि जैसे आप चाइना में एंट्री करते हो तो आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी लिमिटेड रह जाता है। आपको एयरपोर्ट पे जो वाईफाई मिलेगा उससे ही आपके जो फर्दर एप्लीकेशन है, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और गूगल से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो है ए मैप ग्लोब। इसके थ्रू आप नेविगेशन कर पाओगे, लोकेशंस कौन सी कहाँ पे, आपका होटल कहाँ पे है वो देख पाओगे। ठीक है, और आपको प्रिसाइज लोकेशन मिलेगी। ये नहीं है कि आपको गूगल मैप या फिर एप्पल मैप के थ्रू बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं, आपको प्रिसाइज लोकेशन मिलेगी। अगर आप कहीं पे खड़े हो तो आपको वो एग्जैक्ट दिखेगा कि आप कहाँ खड़े हो, कहाँ बैठे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस मैप के थ्रू मिलेगी। दूसरी एप्लीकेशन है अली पे। ये आपने तभी डाउनलोड करनी है जैसे आप एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आपने एयरपोर्ट का एग्जिट कर दिया, एयरपोर्ट को छोड़ दिया, आप आगे चले गए तो आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं रहेगा और आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे। और आप कैश के भरोसे सोच रहे हो, कैश के भरोसे आप चाइना में सर्वाइव करने की सोच रहे हो, तो आपका 2 दिन में सारा कैश उड़ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी एप्लीकेशन अली पे है। अली पे के लिए आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। अली पे के साथ जैसे आप इन कार्ड्स को कनेक्ट कर लोगे तो आप कहीं पे भी आपको पेमेंट करनी है, कुछ खाना है, आपने कुछ भी परचेज़ करना है, तो आप अली पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो और आपकी जो कार्ड है, इंडियन कार्ड है, उससे आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। तीसरी एप्लीकेशन है वीचैट। वीचैट का यूज़ आप सोशलाइजेशन के लिए कर सकते हो। और आपको किसी से बात करनी है, कोई फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है, या आपको कोई लगता है कि भी ये आपके साथ जुड़ सकता है, तो आप उसको वीचैट के थ्रू जोड़ सकते हो। वीचैट में वीचैट पे भी अवेलेबल है। जैसे कि हमारे इंडिया में व्हाट्सएप का पेमेंट वाला फीचर है, तो वैसे ही यहाँ पे वीचैट चलता है और वीचैट से ये चैट्स वगैरह करते हैं। यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ नहीं है, इनको नहीं पता रील कैसे अपलोड होती है, और यूट्यूब वगैरह का इनको कुछ नहीं पता, यूट्यूब का कोई सीन नहीं है इधर। और इसके बाद जो तीसरी एप्लीकेशन है वो है डीडी एप्लीकेशन। डीडी एप्लीकेशन को आप अली पे के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो और अलग से डीडी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डीडी एप्लीकेशन के थ्रू आप जैसे ही एयरपोर्ट से एग्जिट करते हो, ठीक है, एयरपोर्ट से ही आप कैब बुक करवा सकते हो अपनी।
एयरपोर्ट में खड़े खड़े आप डीडी एप्लीकेशन के थ्रू अपने होटल का एड्रेस डालो और वहाँ से अपनी कैब बुक करो। कैब डायरेक्टली आपके एयरपोर्ट पे ही आएगी और आपको पिक करके आपके होटल पे लेके जाएगी, क्योंकि होटल पे तो आपका देखो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, पर बीच में आपका कोई भी वाईफाई वर्क नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। एयरपोर्ट से ही अपनी कैब बुक करवा लो। अगर आप कैश के थ्रू किसी से भी कैब ऑफर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्कैम फेस करने को मिल सकता है। चौथी एप्लीकेशन है ट्रांसलेशन ऐप। अगर आप किसी से भी बात करोगे तो आपके पास ट्रांसलेशन ऐप होना ज़रूरी है। इंग्लिश से चाइनीज़ में आपको ट्रांसलेशन करना ही पड़ेगा, तो ही उनको समझ आने वाला है कि आप क्या बोलना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो इनको कुछ नहीं समझ आने वाला है। इंग्लिश इनके लिए बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। 95% पॉपुलेशन को चाइनीज़ ही पता है, इनको इंग्लिश का कुछ नहीं पता। तो ये भूल मत करना कि इंग्लिश आपको आती है तो बहुत ईजिली आप नेविगेट कर पाओगे, नहीं। आपको ट्रांसलेशन टूल का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको अलीपे बता दिया, वीचैट बता दिया, ए मैप ग्लो बता दिया, ठीक है, डीडी एप्लीकेशन बता दिया और पांचवा मैंने ट्रांसलेशन ऐप आपको बता दिया। ये 5 एप्लीकेशन अपने पास ज़रूर रखना। अगर आप 4 से 5 दिन के लिए आ रहे हो तो आपके पास 1000 युआन कैश इनफ रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली तो आपका पेमेंट जो है वो कार्ड से कट हो जाएगा, ठीक है। कई बार कोशिश करना, जैसे कि आप रेस्टोरेंट पे खा रहे हो तो उधर कैश भी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप कैश यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो किसी स्टोर पे जाके, वहाँ आप कैश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर आप किसी ट्रैवलिंग कर रहे हो डीडी एप्लीकेशन के थ्रू तो आपका जो कैश है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब चाइना की थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इनको कुछ अलग बनना है, ये फिक्स हो चुके हैं। इनको पता है कि इन्होंने बस रहना है। जैसे कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, यूएस के बारे में बात करते हैं कि यूएस के लोग हो गए वो इंजॉय करते हैं लाइफ को, और कनाडा के लोग सिर्फ इंजॉय करते हैं। उनको मतलब नहीं है कि उनको कुछ और बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या सिक्योरिटी या फिर पुलिस में लगना है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर लोग घूमते हैं फिरते हैं, अपना इंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है। मतलब इनको ये नहीं है कि भी हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई झगड़ाबाजी नहीं है। इंडिया के लोग मोस्टली, सबको ये तो पता होगा कि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यानी कि आप इसको डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो। पर मैं 4 दिन से यहाँ पे हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल्ड है, ठीक है। यहाँ के लोग काफ़ी वेलकमिंग है, आपको इनवाइट करते हैं, आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ के जो भी लोग हैं, मतलब वो ऐसा फील नहीं होता उनको देख के कि वो कोई डरे हुए हैं, या फिर जैसे कि हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में जैसे डिक्टेटरशिप है वैसे ही चाइना में है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के लोग काफ़ी वेलकमिंग है, ये ओपन माइंडेड है। हाँ, इनको ये नहीं पता इंस्टाग्राम वगैरह क्या होता है, बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ चाइनीज़ ही बोलते हैं। इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश के लोग क्या करते हैं, इंग्लिश या इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं और इसे सही है, खुश हैं। इधर ज़्यादा नॉनवेज चलता है तो इनको खेती वगैरह का कोई काम नहीं है। ज़्यादा इधर चावल आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपको इधर नॉनवेज ही मिलना है। यानी कि यहाँ पे खेत वगैरह का कोई सीन नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ही मिलना है आपको। पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हो जाएंगे जहाँ चिकन वगैरह का काम चलता है, और नॉनवेज की हर वैरायटी आपको इधर मिल जाती है। पर वेजिटेरियन में आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 4 दिन से यहाँ चाइना में हूँ, तो मुझे ऐसा देख के लगता है कि ये कंट्री अब डेवलपिंग नहीं रही है। अब ये कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है। डेवलप्ड का मतलब समझ रहे हैं कि अब ये कंट्री यूएस, कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ को भी टक्कर दे सकती है। अभी जो चाइना है वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है। टूरिस्ट वीज़ा, जैसे कि आपको पता है कि वीज़ा लगना बहुत ईजी है चाइना का। जहाँ जापान वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है, पर चाइना वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करता। आप अगर आपका किसी कारणवश वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आप रीअप्लाई करो, आपको वीज़ा मिल जाएगा। और आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और आप चाहते हो कि मुझे तो रिप्लाई भी नहीं करना, तो आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो भी आपको वापस मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। वो चाहते हैं कि आप हमारी कंट्री में आओ, हमारी कंट्री को एक्सप्लोर करो, देखो हम क्या काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के जैसे आपको वीज़ा ही नहीं मिलता, आपको एंट्री डिनाई हो जाती है। यहाँ पे मैं आया, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ना तो इमिग्रेशन ने मुझे कोई प्रॉब्लम की, ना एयरलाइन ने मुझे प्रॉब्लम की, ठीक है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी वेलकमिंग है। और मैंने होटल का आपको बताया था, जो टैक्सी ड्राइवर मुझे लेके आया था उसने भी अपने 2 घंटे ख़राब किए, पर उसने 2 घंटे के
एक्स्ट्रा पेमेंट मेरे से नहीं ली। सिर्फ जो उसने कमिटमेंट की थी वो 80 युआन लेगा। उसने अलग से सिर्फ 5 युआन टोल के लिए मेरे से, जो उसके भी कटे थे, उसने मुझे बता दिया था कि 5 एक्स्ट्रा कट रहे हैं, तो 85 युआन लेके वो चला गया था। इधर मेरे जो पीछे होटल है इसमें ही मैं रुका हुआ हूँ, और यहाँ पे वो ही लेके आया था मुझे इस होटल का नहीं पता, ना मुझे नाम भी नहीं पता इस होटल का। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप जैसे चाइना में हो और आप किसी अदर प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपको देखो होटल से जाना तो पड़ेगा ही दूर, ठीक है, कैब के थ्रू या कैसे भी आप जाते हो बाहर। तो उस टाइम आपके पास होटल का एड्रेस, नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ से चले गए, मान के चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ किसी दूसरे प्लेस पे घूमने, विज़िट करने, मान के चलो मैं कैंटन टावर ही गया हूँ, ठीक है, मुझे कैंटन टावर विज़िट करके वापस भी तो इधर ही आना है ना, क्योंकि मेरा सामान इधर है। तो अगर मेरे पास एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि नाम तो चाइनीज़ में है, मुझे नाम का क्या पता, ठीक है, और यहाँ के नेम भी अगर मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूँ तो ऐसे होंगे कि मुझे याद भी नहीं रहेंगे। तो याद रखना, अपने पास स्क्रीनशॉट या फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए आपके होटल का नेम, जिसमें उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, ताकि अगर आप डीडी एप्लीकेशन के थ्रू उसको लोकेशन में डालते हो तो वो आपको परफेक्ट आपके होटल तक छोड़ के आए। क्योंकि मेरे साथ कल 2 बार ऐसा हुआ, मुझे अपने होटल का नाम याद नहीं था, तो मेरे जो सामने है जाना होटल, इसका लोकेशन मैंने डाल के डीडी एप्लीकेशन के थ्रू मैं आ रहा था जब लूहू लेक से कल, तो मैं 2 बार गलत लोकेशन पे चला गया। और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जाना होटल के नाम से और भी लोकेशंस थी अलग अलग प्लेसेस पे, उसकी वजह से मेरा एक तो टाइम वेस्ट हुआ, 1 घंटा वेस्ट हुआ, दूसरा मेरे को एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ा। पर फाइनली मैं आ चुका था, क्योंकि मुझे लोकेशन का काफ़ी जो कुछ पता लग चुका है अब तो, और अब मैंने अच्छे से नाम वगैरह ले लिया। अभी मैं जा रहा हूँ सुखमहल रेस्टोरेंट, उसके बाद फिर हम देखते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं। और आज का पूरा दिन थोड़ा घूमने फिरने में ही करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे आज ज़रूर, क्योंकि कल भी नहीं कर पाया था। आके फिर पैक वगैरह करके फिर मैंने एयरपोर्ट पे भी जाना है, रात के 12-1 बजे तक जाऊंगा, क्योंकि एयरपोर्ट इधर से पास में ही है, 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो अभी मैं जाता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं हूँ सुखमहल रेस्टोरेंट में, और यहाँ का इंटीरियर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटीरियर बनाया हुआ है। मेरे पीछे भी है, उधर भी है, वीआईपी लॉन्ज भी है पीछे, और इनका मेन्यू दिखा देता हूँ आपको। तो मेन्यू कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें जितने भी आइटम्स हैं आपको पूरी प्योर वेजिटेरियन मिलेगी। तो दोस्तों लंच करने के बाद अभी मैं DJI के शोरूम पे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नियर बाई ये DJI का शोरूम है। वहाँ पे जाके देखते हैं कि माइक और कैमरा रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ स्ट्रीट पे, मेरे पीछे देख सकते हैं आप कैसे काफ़ी लोग हैं, और जो पैदल चलते हैं इनके लिए स्पेशल एक अलग से छोटी सी गली बनाई हुई है, सड़क के साथ साथ चल रही है, जो साथ में गाड़ियां हैं जो मेन सड़क पे हैं, और पैदल चलने के लिए इन्होंने अलग फुटपाथ बनाया हुआ है कि मतलब गाड़ियों को कोई परेशानी ना हो जो पैदल चल रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे कोई भी सिंगल बाइक नहीं दिखी, जितनी भी है यहाँ पे स्कूटर्स हैं, छोटी छोटी स्कूटर्स हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं ये सारी, कोई भी बाइक नहीं है। साइकिल है इधर, और ये स्कूटर्स हैं, पर इधर बाइक नहीं है। ये मुझे थोड़ी ख़ास बात लगी यहाँ की। और बाकी अभी मैं जाके देखते हैं हम क्या है, DJI के जो शोरूम है वहाँ पे जाके देखता हूँ मैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ।
ये है एप्पल का शोरूम, यहाँ पे सभी एप्पल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बट मैं इधर देखने आया हूँ DJI, और वो रहा सामने DJI का शोरूम। चलो देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों मैं DJI के शोरूम में आया था चाइना के, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ये ड्रोन्स हैं, सभी अलग अलग तरह के ड्रोन्स हैं, और ये आई थिंक सो VR है, और ये एक ड्रोन है। और इधर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स हैं, देख सकते हो। ये इनका क्लीनर है। एंड अभी जो मैंने कुछ यहाँ से परचेज़ किया है, मैं बताने वाला हूँ आपको क्या परचेज़ किया है। मैंने परचेज़ किया है ये मैं परचेज़ कर चुका हूँ अभी जस्ट। ये सिर्फ उसके लिए होगा कि आप जैसे कोई व्लॉग बनाते हो, तो ये जो कैमरा है ये आपके फेस को ही फोकस करेगा। मतलब आपने देखा होगा बड़े बड़े कैमरास होते हैं जो मूवी वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कैमरा पे फोकस करते हैं। चाहे आप किसी भी एंगल में जा रहे हो तो कैमरा आपके फेस पे ही काम करेगा। और ये है DJI सॉरी, ये है माइक के साथ Osmo Pocket 3, ये वही है जो भी परचेज़ किया है। और ये है DJI Mic 3, जो कि अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। DJI Mic 3 का ये लेटेस्ट वर्ज़न है। और ये है माइक मिनी, और ये है माइक 2 जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। ये माइक 2 है। तो दोस्तों अभी मैं मॉल से जा रहा हूँ, और अभी मैंने सिर्फ यहाँ से DJI Pocket 3 परचेज़ किया है, पर वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ब्लॉगिंग वगैरह करनी हो तो उससे बहुत ईजिली हो जाती है, कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको अलग से, और फोकस भी मिलता है, प्लस आपको अच्छी स्टोरेज भी मिल जाती है। और अभी शाम हो चुकी है, तो मुझे पहले अपने होटल जाना होगा, क्योंकि होटल जाके मुझे अपनी पैकिंग करनी है, कि रात को 12 से 1 बजे के बीच में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो अभी मैं कैब बुक करता हूँ जल्द से जल्द, थोड़ा रेस्ट भी कर लूँ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं अपने होटल से बाहर आ चुका हूँ। लगेज वगैरह भी पड़ा है, क्योंकि अभी बजे हैं रात के 12 बजे, और 12:30 बजे के अराउंड कैब आएगी मेरी, जो मुझे पिक करके एयरपोर्ट लेके जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है, जो मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ, तो सोचा आपको अपडेट कर दूँ। और तो अभी थोड़ी देर में कैब आ जाएगी, और फिर हम एयरपोर्ट पे जाएंगे। मुझे उसके बारे में बताना था कि अगर आप भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, चाहे वो DJI हो, MI हो, या किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करते हो चाइना आके, तो उसके साथ बिल ज़रूर लेना। प्लस आपको वो कस्टम्स के कुछ बिल्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको कस्टम्स में शो करने होंगे। यानी कि जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर बिल और उसका कस्टम का जो प्रूफ है वो आपको दिखाना होगा। वो मैं आपको एयरपोर्ट पे दिखाऊंगा कि मेरे को क्या मिला है। मेरे को उन्होंने क्योंकि मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा था कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को लेके इंडिया जाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला हम आपको प्रोवाइड करेंगे सब कुछ। तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, और वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, तो आपको एक थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा उसकी क्या उन्होंने दिया। और वो काफ़ी ज़रूरी है, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट आपको इस कंट्री से बाहर लेके जाने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। कोई भी प्रोडक्ट लेना है लो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मुझे 35,000 रुपये के समथिंग पड़ा है, जबकि अगर मैं इंडिया से परचेज़ करता तो मुझे 50 से 55,000 रुपये पे करने पड़ते, क्योंकि GST प्लस कस्टम्स अलग अलग 100 तरह के टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है वैल्यू प्रोडक्ट की। तो कोशिश करना अगर चाइना आ रहे हो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। टेक्निकल कंट्री है, ठीक है, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और तो अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लो जो कि आपके काम आए, जो कि आपके काम से रिलेटेड हो,
ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ भी परचेज़ कर लो, जो आपके काम से रिलेटेड है उस चीज़ को परचेज़ कर लो। आपको पता है कि भी वो चीज़ आपके आगे काम आने वाली है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में होता और मुझे पता है कि उसकी कॉस्ट अराउंड 60,000 रुपये है, तो मैं सोचता कि मैं क्यों ही खर्च करूँ। पर अभी मैं चाइना में हूँ, मुझे पता है कि वो मुझे 30 से 35,000 पड़ रहा है, तो लेने में क्या ही अर्ज है। तो अगर आपका भी ऐसा है तो आप परचेज़ करना, पर बिल ज़रूर ले लेना। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, होटल के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसे ही क्या बात किया फिर मैं चलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ, फिर बाकी बातें एयरपोर्ट पे करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ और मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की। चेक इन स्टार्ट होनी है 2:20 के राउंड, और अभी मेरे ख्याल से 1:30 बज चुका है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अभी मैं जिस कैब से आया हूँ उसके लिए मैंने पे किया है 25 युआन, और जब मैं 4 नवंबर को एयरपोर्ट से होटल के लिए जा रहा था तब मेरे पास डीडी एप्लीकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, यानी कि तब तक मेरे फ़ोन में डीडी एप्लीकेशन नहीं था। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट से मैंने एग्ज़िट किया तो मुझे कैब ड्राइवर्स मिले, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि काफ़ी ज़्यादा स्कैम तभी होता है जब आप न्यू न्यू किसी कंट्री में लैंड करते हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने कट कटा के जो नेगोशिएशन करके मैंने पर्सन को 85 युआन दिए थे, आपको मैंने बताया था। तो अब मान के चलो वो 85 युआन थे और अभी मैं आया हूँ 25 युआन में। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस फेस करने को मिला मुझे। अगर मैं पहले से ही डीडी एप्लीकेशन का यूज़ कर लेता तो काफ़ी ज़्यादा जो पैसे है वो मैं बचा पाता। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अपने पूरे ब्लॉग में आपको अच्छे से बताया है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो वो आप गलती रिपीट ना करो। इस ब्लॉग का तो ही तो बेनिफिट है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अभी चेक इन होगी। अभी देखना ये भी है कि वो स्टैंपिंग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली सभी बड़ी कंट्रीज़ ने जब आप एग्ज़िट करते हो, डिपार्चर करते हो, तो स्टैंपिंग करना बंद कर दिया है। यानी कि जब आप किसी कंट्री में एंटर करते हो तो आपकी अराइवल की स्टैंप लगी है, जो कि मेरी भी लगी थी। पर मुझे ये नहीं पता कि डिपार्चर की स्टैंप लगेगी कि नहीं लगेगी, वो देखते हैं अभी क्या रहता है। तो जब मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं वेटिंग एरिया में आ चुका हूँ और थोड़ी देर में ही अभी जैसे 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, और 5:30 बजे 5:35 के अराउंड प्लेन में एंट्री हो जाएगी। और क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी फ़्लाइट, तो अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसका आप सभी ने ध्यान रखना है अगर आप भी चाइना आते हो तो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कस्टम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे ही आप बोर्डिंग पास लेते हो तो आपका जो लगेज है वो जमा हो जाता है। उसके बाद आपके जो कस्टम्स हैं, यानी कि आपकी चेकिंग होती है, आप जो जो कैबिन में सामान लेके जा रहे हो उसकी चेकिंग होती है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से क्लियर करते हो तो आपको कस्टम डिक्लेरेशन का एक काउंटर मिलता है। उस पे काउंटर पे जाना है आपने। अगर आपने कोई भी सामान परचेज़ किया है चाइना से, ठीक है, तो उस काउंटर पे जाके आपने उधर अपने स्टैंप लगवानी है, जो भी पेजेस आपको शॉप से मिले होंगे। उन पेजेस पे अगर आप स्टैंप लगवाओगे तो ही आपको जो आपने सामान खरीदा है उस पर रिफ़ंड मिलेगा। कस्टम रिफ़ंड आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब आप कोई भी सामान खरीद रहे हो यहाँ पे तो आपको रिफ़ंड मिलता है उस चीज़ का। तो मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। तो जैसे ही मैंने अपने इमिग्रेशन क्लियर किया है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैंप लगी है, और ये चेक करते हैं कि बंदा कब एग्ज़िट कर रहा है, कब एंट्री कर रहा है। पहले मुझे था कि कई बार स्टैंप नहीं लगाएं, पर इन्होंने स्टैंप लगाई है एग्ज़िट की, डिपार्चर की बोल सकते हो आप उसको। तो उसके बाद मैं जब रिफ़ंड लेने पहुंचा तो उन्होंने बोला कि आप कस्टम से स्टैंप लगवा के आओ। तो फिर मैं वापस इमिग्रेशन से होता हुआ मैं वापस उस काउंटर पे पहुंचा, पर इमिग्रेशन ने मेरी जो डिपार्चर की स्टैंप थी उस पे कैंसल्ड की स्टैंप लगाई। उसके बाद ही मेरे को वापस भेजा। वापस भेजने के बाद मैंने अपना जो कस्टम डिक्लेरेशन किया, अपना सामान दिखाया, बिल दिखाया। उसके बाद उन्होंने मेरे जो बिल है उस पर स्टैंप करी। उसके बाद फिर मैं दोबारा इमिग्रेशन में गया, वहाँ पे उन्होंने दोबारा से डिपार्चर की स्टैंप लगाई मेरे पासपोर्ट पे। यानी कि मेरे पासपोर्ट पे 2 स्टैंप लग चुकी हैं। एक डिपार्चर की स्टैंप पे कैंसल लिखा जा चुका है, और मैं आपको पासपोर्ट दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। ये है पासपोर्ट,
और इससे देख सकते हो जो ये ब्लू स्टैंप है ये है कैंसल्ड की, और ये दोबारा स्टैंप लगाई है उन्होंने। तो ऐसे केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके स्टैंप पे कोई भी कैंसिल वगैरह है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप वापस जाके दोबारा करवा सकते हैं, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी सामान अगर आप ख़रीदते हो चाइना से तो उस चीज़ का कस्टम डिक्लेरेशन ज़रूर करें, ताकि आप उस पर रिफ़ंड ले सको। अगर आपको रिफ़ंड नहीं भी लेना तो भी आपको कस्टम डिक्लेरेशन करना ही चाहिए। तो अभी मैं वेटिंग एरिया में आ चुका हूँ, और अभी थोड़ी देर में हम फ़्लाइट में बैठेंगे, तो उसके बाद कोलकाता पहुँच के मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट आ चुका हूँ, यानी कि इंडिया में आ चुका हूँ, और पासपोर्ट वगैरह भी स्टैंपिंग हो गई, यानी कि इमिग्रेशन हो गया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। और फाइनली मेरी जो ट्रिप है चाइना की वो कंप्लीट हो चुकी है, और कंक्लूड कर देता हूँ ट्रिप को। ट्रिप काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस मिला, साथ में एक्सपीरियंस भी हुआ कि किसी आप अदर कंट्री में जा रहे हो जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे सर्वाइव करना है सीखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो वो भी मुझे मिला, और अगर आप भी ट्रैवल करते हो तो उसके रिलेटेड आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैंने एक्सपीरियंस करके आपको बताया। एक होता है कि भी मैं बिना एक्सपीरियंस करके आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ तो वो चीज़ इतनी प्रैक्टिकल नहीं लगती। अगर मैं कुछ पहले खुद पे ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो उस चीज़ का एक अलग ही इफ़ेक्ट आता है। तो आपको भी ट्रस्ट होता है कि हाँ ये बंदे ने खुद से भी ट्रैवल किया है तो इसलिए हमें बता रहा है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए ही मैं कंट्री बाय कंट्री सभी कंट्री को ट्रैवल करूँगा, तो उसमें आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। और जो ये मेरी ट्रिप है ये मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनके पास टाइम है, बजट नहीं है, या फिर जिनके पास बजट है पर टाइम नहीं होता, ठीक है, या फिर जो काफ़ी यंग एज में हैं पर ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ड्रीम्स होते हैं ट्रैवलिंग करना अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ इस अपने ब्लॉग को, अपनी ट्रिप को। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए तो ऑलवेज़ मेरी हर वीडियो डेडिकेटेड ही रहेगी। तो फाइनली कंक्लूड हो चुका है ट्रिप। अब मैं अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके दिल्ली चला जाऊंगा, और यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल पे न्यू हो। और अगर आपको चाइना वीज़ा सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीज़ा लेना चाइना का बहुत ईजी है, कोई भी ले सकता है। तो अगर आपको भी ट्रैवल करना है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, वीज़ा वेन्यू टीम से बात कर सकते हो। मेरे ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।